welcome to channel. I am Akshay. I have 5 years of experience in it, and I'll be teaching you some concepts which I learned throughout the journey which I learned through my journey. Some couple of mistakes I have made due to which I have faced backlashes and some interview questions. We'll be discussing what are the best approaches, and we'll be diving into some DSA concepts in JavaScript as well. So hope you guys stick with me, and we will have a great journey. So, so the first series that I will be taking is walk you through some tough DSA questions or some questions related to JavaScript, which companies asks majorly the good companies which they give good salary hikes. If you are targeting good salary hikes, then these questions should be in your question banks. Yeah. And so, yeah, we can start from now. So, first topic we will be covering is the asynchronous functions in JavaScript. So, what are they, and how questions are made? So, let's start with understanding how the asynchronous nature in JavaScript works, and how we can, what kind of questions are there that we could get asked in any interview. Moving on to the question, let's first discuss how the asynchronous JavaScript works. So in order to understand, we need to be aware of three and four terminologies. One is main thread. What is main thread in JavaScript? लिख भी देता हूँ मेन थ्रेड. सेकंड चीज जिसका हमें पता होना चाहिए वो है call back queue, and third and last one is microtasking. तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करता है टास्क सिंक्रोनसली वन बाय वन. एंड लेट्स से कि मेरा सेकंड वाला जो टास्क है वो प्रॉमिस हुआ, या फिर मेरा थर्ड वाला टास्क हुआ कि इसको एग्जीक्यूट करो समवेयर 2 सेकंड्स के बाद एग्जीक्यूट करो. अब जावास्क्रिप्ट ये तो नहीं करेगा कि मेन थ्रेड को ब्लॉक करके रखे और 2 सेकंड के लिए और तब जाके मेरा नेक्स्ट टास्क को एग्जीक्यूट करे, राइट. तो उसके लिए क्या करता है ये कि जैसे इसको पता लगता है कि ये कोई वेब एपीआई कॉल है, लेट्स से कि इट्स अ पैच और इट कैन बी अ सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल. तो ये क्या करता है बेसिकली, ये हमारा इवेंट लूप को देता है, और इवेंट लूप हमारा वेब ब्राउज़र को दे देता है. बेसिकली उसमें टाइमर्स चलते हैं, वो ब्राउज़र ही एक्सिक्यूट करता है सब कुछ. इसमें नेटवर्क को लगानी है आपको या फिर टाइमर एक्सिक्यूट करना है. तो आफ्टर ब्राउज़र ने एग्जीक्यूट कर दिया वो चीज़ टाइमिंग की या फिर कॉल की, तो जो उसका जो कॉल बैक होता है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो हमारा जाता है कॉल स्टैक क्यू के पास. एक कॉल स्टैक क्यू थी हमारी, तो जो कॉल स्टैक क्यू है, कॉल स्टैक क्यू से डेटा दोबारा से हमारा मेन थ्रेड में जाता है. वो तब जाता है जब सिर्फ और सिर्फ तब जाता है जब हमारा मेन थ्रेड एम्प्टी हो. और अगर मैं बात करूँ प्रोमिसेस की, तो प्रोमिसेस भी सिमिलर ही काम करता है, बस इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉल स्टैक क्यू में जो भी हमारे कॉल बैक्स होते हैं. तो प्रोमिसेस हमारे स्टोर होते हैं हमारे माइक्रोटास्क क्यू में. माइक्रोटास्क क्यू में हमारे प्रोमिसेस स्टोर होते हैं, और सेम ये भी एग्जीक्यूट होने के बाद, रिजोल्व होने के बाद या रिजेक्ट होने के बाद हमारे इसमें जाते हैं मेन थ्रेड में. अभी डायग्राम से आपको पता भी लग जाएगा. ये डायग्राम हो गया. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉल स्टैक है हमारा, जिसमें एक के बाद एक टास्क है. तो इसमें तो सभी सिंक्रोनस ही टास्क है. तो इसमें लेट्स से कि मेरा यहाँ पे सेट टाइम आउट वाला टास्क है. तो सेट टाइम आउट जैसे ही डिटेक्ट करेगा ही एग्जीक्यूशन के वक्त, वो तुरंत उसको इवेंट लूप के पास भेज देगा, और इवेंट लूप वेब एपीआई को दे देगा टाइमर एक्सिक्यूट करने के लिए. तो आफ्टर जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो हमारा दे देगा कॉल बैक क्यू को. एंड कॉल बैक क्यू हमारी एग्जीक्यूट तब होती है जब हमारा कॉल स्टैक एम्प्टी होता है. तो बेसिकली चेक करने का काम होता है हमारा इवेंट लूप का. तो पहले सबसे पहले मेरे मेन स्टैक्स जो है कॉल स्टैक है, उसके हमारे टास्क एग्जीक्यूट होंगे, एंड देन मेरा कॉल बैक क्यू का टास्क आएगा. अब क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि
फुल स्टैक फुल बैक क्यू का हमारे टास्क होते हैं लो प्रायोरिटी, एंड जो प्रोमिसेस होते हैं वो हाई प्रायोरिटी के होते हैं, जो कि माइक्रो टास्क क्यू भी जिसे कि हम कह सकते हैं। प्रायोरिटी क्यू को हम माइक्रो टास्क क्यू भी कह सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं एक और चीज़ को, जो कि है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग बेसिकली, चलिए अगर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट के बारे में, कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या है और कब हम इसको यूज़ क्या करते हैं। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम बेसिकली जनरली उन सिनेरियोज़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें टास्क का ऑर्डर फाइंड आउट करना होता है। कि टास्क के ऑर्डर को फाइंड हमें किन सिचुएशंस में करना पड़ता है। बेसिकली अगर आपने रिएक्ट प्रोजेक्ट में काम किया है या किसी और लैंग्वेज में काम किया, तो उसमें आप पैकेज जेसन नाम से एक फ़ाइल होती है रिएक्ट में। तो उसमें आपने देखा होगा डिपेंडेंसीज़ करके एक ऑब्जेक्ट होता है मेरा, और एक डायो डिपेंडेंसीज़ भी होता है। तो बेसिकली इनमें हमारे सब पैकेजेस होते हैं कि बिफोर दिस पैकेज टू इंस्टॉल, बिफोर दिस बिल्ड टू बी रन, मेरे पास कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल्ड होने चाहिए। एंड ये हायरार्की चलते रहते हैं कि इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए देन आई हैव अनदर पैकेज जेसन फाइल, एंड इसके लिए फिर मेरे पास ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड होने चाहिए। तो वो चीज़ सॉर्ट आउट, तो हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा? हमारा एग्जीक्यूशन यहाँ से होगा कि मैं सबसे पहले ये पैकेज इंस्टॉल करूँ, देन ये करूँ, देन ये सारे, देन कंप्लीट लास्ट। तो ये चीज़ डिसाइड करता है हमारा रन टाइम पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो ये हमारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन थी टोपोलॉजिकल सॉर्ट के। एक बार हम पढ़ लेते हैं कि कैसे ये काम करती है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली, अगर हमें किसी भी डिपेंडेंसीज़ डैग का निकालना है, तो उसके लिए हम डीएफएस लगाते हैं बेसिकली, डीएफएस। तो डीएफएस अभी जैसे कि हम लगा के देख लेते हैं कि 1 पे, क्योंकि 1 मेरा 1 के लिए मेरे को कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है? तो 1 मेरा 2 के पास जा सकता है अभी, और 4 के पास भी जा सकता है। बट अगर आप देख रहे हो कि 2 पे जाता हूँ मैं, तो 2 को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मेरे को ज़रूरत है कि 4 पहले से ही एग्ज़ीक्यूटेड हो। बट इस केस में मेरा 4 एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ अभी, तो मैं सिर्फ़ 4 के पास ही जा सकता हूँ, बिकॉज़ 4 के लिए और कोई कंडीशन नहीं है कि 4 को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मेरे को किसी और टास्क का भी कंप्लीशन चाहिए, क्योंकि 1 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 4, देन 4 से मैं 5 पे जा सकता हूँ, एंड सिमिलरली ऐसे ही मैं 6 पे जा सकता हूँ। एंड इस स्टेज पे क्योंकि मेरा 4 पे ऑलरेडी जा जा चुका है, तो मैं यहाँ से 2 पे जा सकता हूँ, देन 3 पे। तो बेसिकली ये एक टोपोलॉजिकल सॉर्ट है बेसिकली, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ तो। इतना ही था टोपोलॉजिकल सॉर्ट में। हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रामेटिकली, हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे निकालते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। कि हम एक बस लॉजिकल सॉर्ट का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो हमारे पास लेट्स से एक क्वेश्चन है, तो जिसमें कि हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ हमारे एसिंक टास्क भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी हम ये देखेंगे एसिंक ग्राफ इसमें दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसका हम डैग बनाएँ। तो डैग बनाने के लिए सिंपली हम पहले नोट्स क्रिएट कर लेंगे जितनी हमें दी गई है। तो ए, बी, सी, डी, ई टोटल 5 नोट्स दी गई है, तो हम 5 नोट्स यहाँ पे तो लेट्स से कि हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि हमारे पास एक डैग है। हमारे पास ए, बी, सी, डी एंड एक ई नोड है। 5 नोड हम ले लेते हैं फिलहाल। तो ए और बी मेरा डिपेंडेंसी है डी को कंप्लीट करने के लिए, एंड ई को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास डिपेंडेंसी रहेगी डी की और सी की, सी डी की। तो ये लेट्स से कि हमारे पास एग्जांपल है। तो और इसका आंसर हमारा क्या बनेगा कि अगर मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट बेसिकली काफ़ी आंसर्स हो सकते हैं। इसका फीचर ये है टोपोलॉजिकल सॉर्ट का कि इसका कोई वन यूनिक आंसर नहीं होता है हर केस में। किसी केस में हो सकता है कि एक ही आंसर हो, बट किसी केस में हो सकता है कि मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे कि अब इस केस में कि मेरा ए है,
मैं बी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर मैं सी से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। अब ए से मैं स्टार्ट करूँगा तो ए के बाद मैं बी ले सकता हूँ, फिर सी ले सकता हूँ। सिमिलरली बी से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ए ले सकता हूँ या सी ले सकता हूँ। सी ले रहा हूँ तो ए बी या बी ए कुछ भी हो सकता है, इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन काफ़ी बन सकते हैं। तो अब डायरेक्टली जंप कर इसको हम सोल्व कैसे करेंगे प्रोग्रामेटिकली। तो इसके लिए हम दो टर्म समझ लेते हैं, तो हम चिल्ड्रन समझ लेते हैं और एक हम समझ लेते हैं कि डिग्री। तो डिग्री, अब जैसे कि मैं हर एक नोड पे उसकी डिग्री लिखता हूँ कि ए की डिग्री होगी मेरी 0, बी की 0 होगी और सी की भी 0 होगी। क्यों? क्योंकि ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अब डी पे हम देखें तो 2 नोड्स कनेक्ट हो रही है इससे, तो इसकी डिग्री होगी 2 बिकॉज़ डी डिपेंडेंट है ए एंड बी पे। सिमिलरली ई, इसकी भी डिग्री मेरी हो जाएगी 2। ठीक है? तो डिग्री का कॉन्सेप्ट यही है कि जितने नंबर ऑफ डिपेंडेंसी है उतनी डिग्री होगी, उतनी ज़्यादा डिग्री होगी मेरी। अब मैं चिल्ड्रन की बात कर लेता कि चिल्ड्रन मैंने क्यों लिया। चिल्ड्रन का रीज़न ये है कि अगर लेट्स से मेरा ए कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो ए अगर मेरा कंप्लीट हो जाता है तो ए के कंप्लीट होने से मेरी कौन-कौन सी नोड की डिग्री कम मैं कर सकता हूँ जब एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगर मैं ए को अगर डन में जा रहा है मेरा, तो मैं डी का मैं कम कर सकता हूँ। डी की डिग्री मैं 1 से माइनस कर सकता हूँ। सिमिलरली बी के केस में अगर बी मेरा डन जाता है, तो भी मैं डिग्री ऑफ डी मैं -1 कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं ई के अगर मैं एग्ज़ाम्पल देखूँ, नो ई का नहीं, सी का और डी का भी। तो इनमें अगर मैं डन करता हूँ तो ई की मैं माइनस कर सकता हूँ 1 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी ई में ही -1 होगा, डी में भी। ठीक है? तो अ, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये डिग्री -1 को चिल्ड्रन क्यों लेते हैं? इसका अगर मैं एनालॉजी आपको समझाऊँ तो इसका एनालॉजी ऐसे बनेगी। लेट्स से कि मेरे को डी को रीच करना है, तो डी को रीच करने के लिए मेरे पास रीच करने से पहले मेरे पास 2 बैरियर है जिनको मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है? जो बैरियर है वो है ए और दूसरा बैरियर है मेरे पास बी। तो अगर प्रोग्रामेटिकली अगर हम देखें तो अगर मैं तो ये बैरियर की जो क्वांटिटी है वो है 2, तो जो कि है डिग्री, ठीक है? अब मैं जैसे कि ए बैरियर को मैं समाप्त कर देता हूँ, तो इसकी बैरियर 1 खत्म हो गया मेरा और सिमिलरली अगर मैं बी को भी समाप्त कर देता हूँ तो मैं 0 हो जाएगा। तो प्रोग्रामेटिकली 0 का मतलब ये है कि मैं इसको विदाउट किसी डिपेंडेंसी के फर्दर मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने ये ये चिल्ड्रन का कांसेप्ट यहाँ पे भी लिया है। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है एसिंक ग्राफ का, जिसमें कि डिपेंडेंसीज़ दी गई है और ये इसी ग्राफ की डिपेंडेंसी है बेसिक इस एंड अब इसमें अगर मैं चाहूँ अगर करना कुछ, तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हमें डिग्री और चिल्ड्रन चाहिए हर एक नोड के लिए, ठीक है? तो हर एक नोड के लिए मैं कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँगा कि जिसमें डिग्री हो एंड चिल्ड्रन। ये कुछ नंबर हो सकता है एंड वो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन में बेसिकली मेरे पास एरे होगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल अ, नोड्स हो सकती है जो कि जैसे कि इस एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इसमें तो अभी कोई एग्ज़ाम्पल एज़ सच मेरे को लग नहीं रहा। अब इसमें हम बना सकते हैं कि अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बी अगर मेरा कंप्लीट होता है, तो वो सी को भी ख़त्म करेगा। तो इसमें मेरे पास मल्टीपल चिल्ड्रन बनेंगे, बी और सी और बी। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल के लिए ये नहीं है, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये नहीं है। ठीक है? तो मेरे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनना चाहिए फॉर ए, फॉर बी भी सिमिलर। तो हमारा गोल कुछ ऐसा होगा। होप आई एम क्लियर टिल नाउ। अब ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से हमें ऐसा एक ऑब्जेक्ट बनाना, फिर हम उस पे फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीच में
इसको प्रोसेस करना वो यहाँ पे मेरा सी ग्राफ हो गया। तो सबसे पहले मैं एम लिख लेता हूँ। हमारा क्या एम रहेगा? Our aim should be to you create this kind of object. Let's say कि A and if मेरा होना चाहिए children and degree. So this is our aim, right? So it's basically more easy to do program when we have certain kind of aim. So we have the graph and we can just extract its keys. We have galaxy nodes. We have different nodes. Okay. So these nodes, and I will say इस ऑब्जेक्ट को जो हम बनाएंगे इसको हम लिख सकते हैं नोड सर्कल. ओके, ना स्टार्टिंग में एम्प्टी रहे एंड देन आई कैन जस्ट स्टार्ट फॉर विच. मैं एक एक करके इसमें नोड्स ऑब्जेक्ट में डलवाता रहूँ. नोड्स ऑब्जेक्ट नोड. इसमें जैसे मैंने डलवा दिया एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो नहीं, मैं इसमें डिग्री डलवा देता हूँ अभी के लिए. ठीक है, तो डिग्री अभी मैं ग्राफ नोड डॉट डिपेंडेंसी लेंथ, ये मेरी डिग्री होगा जो कि मैं डलवा रहा हूँ. और अगर मेरा डिपेंडेंसी आप देख रहे हो कहीं कहीं पे डी नहीं हुई है, तो उसका बेसिकली अर्थ ये है कि ये ज़ीरो थी. ओके, अभी के लिए तो सब ठीक है लग रहा है. अब आगे हमें क्या देखना है इसमें कि चिल्ड्रन भी हमें इसमें ऐड कराने हैं. तो चिल्ड्रन को हम कैसे ऐड करा सकते हैं? तो उसका सिंपल फंडा ये है कि इसको हम एक बार दोबारा से रन कर देते हैं. बढ़िया. और इसको रन करने पर देखेंगे कि इसकी जो डिपेंडेंसी है, इफ क्रॉप नोट डिपेंडेंसी, मेरे पास अगर डिपेंडेंसी प्रेजेंट है एंड उसकी लेंथ भी है करेक्ट, मेरे पास उसकी लेंथ एक से ज़्यादा है, आई मीन ज़ीरो से ज़्यादा है. क्योंकि कई बार हो सकता है कि हमारे पास एम्प्टी एरे, तो एम्प्टी एरे यहाँ पे ट्रू कर दे. डिपेंडेंसी वी कैन से पेरेंट, we can say this dependency is its parent and parent dot we have this nodes object parent children. इसमें हम दोबारा से चेक करेंगे कि चिल्ड्रन अगर इसमें ऑलरेडी, वैसे तो होगा नहीं कि हम फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, बट चेक जरूरी है. हाँ, सेम यही चेक आ जाएगा. उसमें नोट का ही लगा देते हैं. अगर हमारे पास एरे ही नहीं है तो मैं सबसे पहले तो उसमें एम्प्टी एरे डाल दूंगा. अब आगे इसकी कार्रवाई हम स्टार्ट करते हैं. डॉट पुश, हमने क्या ऐड कर दिया? प्रेजेंट नोड. ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार आउटपुट देख लेते हैं इसका क्या हमारा बन रहा है. ओबीजे क्या? नोट्स ओबीजे. ठीक है, ओके. इसको
अभी डिपेंडेंसी डॉट लेंथ, तो हमारा कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है, बन गया। तो जैसा कि आप देख रहे होगे ये बिल्कुल ठीक बना है कि डिग्री ए की मेरी 2 है, सिमिलरली डी की भी मेरी डिग्री 2 होनी चाहिए, और सी में जो है वो चिल्ड्रन, उसका ई होना चाहिए, बिकॉज सी एंड डी हमारा ई को कंप्लीट करता है, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा है। सी एंड डी completes E, so C's children is E and D's children is E. Similarly, A for A and B, D should be the children. So for A and B, D is the children. So हमारा पहला पड़ाव उसमें कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पड़ाव में हम ये करेंगे कि एक ऑर्डर लिस्ट का हम बना लेते हैं, जो कि हमारा रिटर्न करे कि जो ऑर्डर हमारा ये वाला ऑर्डर गया होना चाहिए। ठीक, तो ऑर्डर लिस्ट की मेरी लेंथ जब तक इससे कम होगी मेरी नोब्स, जब तक कम रहेगी मेरी, जब तक मैं इसको एग्जीक्यूट करता रहूँ, क्योंकि मेरा आइट्रेशन इसमें बार-बार होगी, वो अब पता लग जाएगा आपको। तो अब तो हम यहाँ पे डिग्री पहले चेक करेंगे। डिग्री अगर मेरी 0 हुई तो मैं ऑर्डर लिस्ट में पुश कर दूँ, और अगर डिग्री मेरी 0 नहीं हुई तो कुछ नहीं होगा। तो अब 0 हुई है मेरी डिग्री, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे चिल्ड्रंस की डिग्री -1 हमें करनी पड़ेगी। तो इसमें हम चिल्ड्रंस की भी कर देते हैं। तो चिल्ड्रन और बॉयज़, ठीक है? तो चलिए गाइस, हम अब इस पे टोपोलॉजिकल सॉर्ट हमारा हो गया, और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है कि हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अकॉर्डिंग ये टास्क्स हम एग्जीक्यूट कराएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल टास्क ए है, तो ये टास्क ए वाले फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है? और जब तक मेरा ये डन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक मेरा डिपेंडेंसी रिज़ॉल्व्ड नहीं मानी जाएगी, ओके? तो बेसिकली मेरा डन फंक्शन रन होने के बाद ही मेरा माना जाएगा कि कोई टास्क कंप्लीट हुआ है, अदरवाइज़ नहीं माना जाएगा, ठीक? तो इसको कब मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट से पहले तो ऑर्डरिंग फाइंड आउट कर लूँ, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग टास्क्स का एक फंक्शन बनाएँगे, जो कि मेरा एक लिमिट लेगा, वो मेरा ग्राफ जो डिपेंडेंसी ग्राफ का बोल देगा, ठीक है? एक्जीक्यूट टास्क, यहाँ पे मैं टू एंड async graph, I guess this is the name, ओके। तो बेसिकली मेरा एसिंग ग्राफ एंड लिमिट, तो सबसे पहले तो मैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट ही ले लेता हूँ। ये मेरा ऑर्डर होगा जिसमें मेरे को एग्जीक्यूट करना है। अब मेरे को एग्जीक्यूशन कब तक करनी है? जब तक मेरा लिमिट रीच नहीं होती है। एक तो मेरे को फिर एक्टिव टास्क बनाना पड़ेगा। करंटली एक्टिव टास्क्स मेरे कितने हैं? तो इनिशियलाइजेशन 0, एक्टिव टास्क नेक्स्ट लिमिट। अब मेरे को क्या करना है कि एक्टिव टास्क को एग्जीक्यूट करवाना, तो बेसिकली मेरा जो होगा एक ऑर्डर लिस्ट जो है, ये ऑर्डर लिस्ट, ये मैं ऑर्डर लिस्ट का पहला एलिमेंट पॉप कर रहा हूँ हर बार, या फिर हम इसमें इंडेक्स का भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम यही यूज़ करेंगे फॉर टास्क। अब इस टास्क को हम एग्जीक्यूट कराएंगे, टास्क जो कि मेरा मिलेगा ग्राफ के अंदर, एंड उसका भी टास्क फंक्शन कॉल करा देंगे। ये मेरा एक डिपेंडेंट कॉल बैक फंक्शन देता है, डन फंक्शन बेसिकली, जो कि
आप देख रहे हो ये डन कॉल हो रहा है और ये हम कॉल बैक में पास कर रहे हैं जो भी हर एक टास्क के। लेट्स सी दिस टास्क सी। सो दिस टास्क सी इसके हम कॉल बैक में वो डन फंक्शन दे रहे हैं, तो यही वाला वो फंक्शन जो हम देंगे। इस फंक्शन में बेसिकली हमें क्या करना है कि एक्टिव टास्क को माइनस कर देंगे क्योंकि मेरा कंप्लीट हो रहा है, वो हम इसके बाहर एक्टिव टास्क इंक्रीज कर देंगे। एंड से पहले मैं एक कंप्लीटेड नाम से एक बना लेता हूँ सेट, जिससे कि हमारे पास ट्रैक हो कि कौन से टास्क मेरे कंप्लीटेड है हुए अब तक और कौन से नहीं हुए। तो कंप्लीटेड डॉट एड में ये करंट वाला टास्क आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या करना है, इस कंप्लीट को मैं एक कंडीशन और होती है हमें, अब क्योंकि हमने कंप्लीटेड छेड़ ही लिया तो हम कैन execute we can also say. So in this what we will do is we will take the task and check if the task have any dependency that is not completed. So we will just return the graph task dependency, या तो डिपेंडेंसी हो ही ना, या अगर हो तो उसमें मेरे जितने भी डिपेंडेंसी नोड सब सब completed हो। So every node should be completed. So completed dot s वो completed सेट के अंदर मेरी हो, तो ये पार्ट हमारा हो गया और मैं इसको यहाँ पे कंडीशन में लगा दूँ। कैन स्केड्यूल ओके, तो कितना हो गया हमारा, वो स्केड्यूल हम यहाँ पे कर देंगे एंड स्केड्यूल वाला पार्ट मेरा ये पूरा हो जाएगा। ये पूरा ठीक है। ठीक है, तो हमारे स्केड्यूल हो गया एंड ये एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि हम एक स्केड्यूल फंक्शन बनाया है जो कि हमारा बार बार इसको एग्जीक्यूट करेगा एंड मेरा ये फंक्शन यहाँ पे एंड होता है, तो मैं यहाँ पे मैं इसको एक बार कॉल कर दूँगा स्केड्यूल को, देख लेते हैं। ओके लेट्स से we should have the order list as well. Order list dot length, हमारे पास valid length होनी चाहिए and when can schedule we will be implementing it with the task. So order list is 0. Now as you can see this is working fine now. First we have AC, then VDE. That's what we wanted. And एक बार रिकैप कर लेते हैं इस फंक्शन का। तो ये फंक्शन हमारा बेसिकली लिमिट एंड ग्राफ ले है एंड बेसिकली हमारे पास टास्क सॉर्टेड ऑर्डर में हमने एक कंप्लीटेड नाम से सेट बनाया और जब भी हम टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस कंप्लीटेड में हम वो टास्क ऐड कर रहे हैं एंड हम बार बार चेक कर रहे हैं कि उसकी जो टास्क को हम ले रहे हैं कि वो कंप्लीटेड उसकी डिपेंडेंसीज है या नहीं, तभी हम अंदर प्रोसीड कर रहे हैं और ऐसे वर्किंग होगी। So hope you guys enjoyed this and make sure to like and subscribe.